डीडी न्यूज पर। देश भर में पराली प्रबंधन के हो रहे हैं अनूठे प्रयास। कहीं किसान पराली से गांठें बनवाकर कमा रहे हैं आर्थिक लाभ, तो कहीं पराली से तैयार किया जा रहा है इथेनॉल। दिखाएंगे आपको सेवा और समर्पण के जज्बे की कहानी भी। तो बात होगी युवाओं के नवाचार की भी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हम आ पहुंचे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक ऐसी पोस्ट पर। अगर हम सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं, वहां पर किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है। गर्मी हो सर्दी हो सर, ड्यूटी तो ड्यूटी है। मुश्किलें तो आती जाती रहती है, पर उसका नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा। आमार सोनार बांग्ला करोड़ों बांग्लादेशियों ने गाया और आमार सोनार बांग्ला आज रक्त रंजित बांग्लादेश बन गया है। और यह रक्त रंजित हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर हिंदुओं के खून से, जिन्होंने देश के विभाजन के समय अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को चुना। वहां सदियों से जमी अपनी जड़ों से वो बने रहे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है 5 अगस्त के बाद, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को उथल पुथल भरी परिस्थितियों में बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचार ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गंभीर चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। जिस दिन देश छठ का महापर्व मना रहा था, बांग्लादेश से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं को घरों से घसीट घसीट कर पीटा गया। चिंता की बात यह है कि इस बार हिंदुओं पर यह हमला कट्टरपंथियों ने नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सेना ने किया। बांग्लादेश की सेना रात के अंधेरे में हिंदुओं के घरों में घुसी, सोते हुए लोगों को बुरी तरह पीटा, लाठियां बरसाई, जान बचाकर भाग रहे हिंदुओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह बेरहमी और बर्बरता से पीटा गया। बांग्लादेश में अभी अल्पसंख्यक हिंदू जहां कट्टरपंथियों के हमलों के शिकार हो रहे थे, तो अब पुलिस और सेना का यह रवैया पूरी दुनिया को इस सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए हित की नहीं, अस्तित्व के संकट आ गया है। क्या है बांग्लादेश के वास्तविक हालात और क्या है भविष्य बांग्लादेश का, और क्या है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का भविष्य। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम इस विशेष कार्यक्रम में। बांग्लादेश में कुछ महीनों से हिंदुओं पर हमलों में तेजी आई है। रिपोर्ट्स की माने तो 5 अगस्त के बाद से अब तक 2000 से अधिक हिंदुओं के समुदाय पर हमले की 2000 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। हालात इतने गंभीर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब आवाज उठने लगी है। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू समुदाय पर सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने हमला किया। इस हमले के दौरान हिंदुओं को खोज खोज कर निशाना बनाया गया। मारपीट के सबूत मिटाने के लिए CCTV कैमरे तोड़ दिए गए। हमले के बाद पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। वीडियो फुटेज हटा दिए गए जिससे प्रमाण सीमित हो सके। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश का भविष्य क्या है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं का भविष्य क्या है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी हैं। चटगांव में पुलिस और सेना की बर्बरता के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय खौफ के साए में है। चटगांव में कट्टरपंथियों द्वारा इस्कॉन और हिंदुओं के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार जारी है। हिंदुओं की पीड़ा यह है कि उन्हें भीड़ के हमलों का निशाना बनने के बाद पुलिस और सेना के दमन का भी शिकार होना पड़ रहा है। चटगांव में इस्कॉन के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय पुलिस और सेना हिंदुओं पर ही कहर बनकर टूटे। इस दौरान हिंदुओं की बेरहमी से पिटाई की गई, वहीं भीड़ ने उनकी दुकानों में लूटपाट की। मानवाधिकार कार्यकर्ता और विश्वविख्यात लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जमाते इस्लामी, हिजबुत तहरीर और बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर जैसे संगठनों पर इसको लेकर निशाना साधा है। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि चटगांव के हजारी लेन में पुलिस और सेना ने
हिंदुओं पर हमला किया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया। तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाया कि जमात, शिबिर, हिज़्ब उत तहरीर क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि प्रताड़ना से डरकर हिंदू बांग्लादेश छोड़ दें? क्या ये बांग्लादेश में खिलाफत की स्थापना की शुरुआत है? ध्यान रहे कि भारत ने गुरुवार को इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने और कसूरवारों के खिलाफ एक्शन की मांग की थी। उधर इस्कॉन बांग्लादेश ने स्वयं को लगातार निशाना बनाए जाने और हिंदुओं पर हमलों की आलोचना की है। संगठन ने अपने वक्तव्य में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने और हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाले तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में इस्कॉन को निशाना बनाया गया हो। हिंदू समुदाय अगस्त से ही कट्टरपंथी तत्वों के हिंसक हमलों का शिकार हो रहा है। इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथियों के दुष्प्रचार के बीच प्रशासन का रवैया भी सवालों के घेरे में है। इस्कॉन के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित कई लोगों पर न्याय के लिए आवाज उठाने की सजा के तौर पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। न्याय और सुरक्षा की मांग के साथ हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ की जगह उत्पीड़न ही मिल रहा है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं पर हो रहे इस हमले के मायने क्या है, किस तरीके से उनकी सुरक्षा संरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप सिन्हा जी, जो कि फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं भारत के संयुक्त राष्ट्र में, और साथ ही साथ डिप्टी हाई कमिश्नर, बांग्लादेश में पूर्व डिप्टी हाई कमिश्नर रह चुके हैं। स्वागत है आपका दिलीप सिन्हा साहब। और डॉक्टर स्मृति एस पटनायक, जो कि रिसर्च फेलो हैं IDSA में। सबसे पहले दिलीप सिन्हा साहब, कहाँ बांग्लादेश को खड़ा आज आप पाते हैं, तब जबकि एक बार 1947 में धर्म के नाम पर विभाजन हुआ और भाषा और संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ते हुए 1971 में एक विभाजन हुआ। आज जिन्होंने अपने को मातृभूमि माना, जन्मभूमि माना, वही संरक्षित नहीं है बांग्लादेश में। क्या पूरी तरह के कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुका है बांग्लादेश? बांग्लादेश अभी एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। वहाँ पे आंतरिक राजनीतिक भेद बहुत मजबूत हो गए हैं। जैसा आपने देखा, जो आक्रमण हुआ था शेख हसीना के घर पे, इसमें कि सेना अध्यक्ष ने स्वयं उन्हें सुझाव दिया कि आप देश छोड़ दीजिए वरना आपको ये लोग मार देंगे यहाँ पे। तो बांग्लादेश में इस प्रकार की राजनीतिक हिंसा पहले भी हुई है, बहुत जोर से हुई है। ऐतिहासिक रूप से यदि हम देखें तो बांग्लादेश की जो गठन है उसमें दो प्रमुख मुद्दे आते हैं। एक उनका इस्लामी अस्तित्व और दूसरा उनका बंगाली अस्तित्व। ये दोनों मिलके बांग्लादेश का गठन हुआ। दोनों ही जो पहचान है उनकी, दोनों ही मजबूत हैं। एक और इस्लामी और दूसरी ओर बंगाली। कभी कभी कोई एक प्रमुख हो जाता है, जैसे 1971 में उनका जो बंगाली जो अस्तित्व था, वो उनकी जो बंगाली आइडेंटिटी थी वो मजबूत हो गई थी और विद्रोह हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन उसके पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में ही हुआ था, हमें ये भी याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से वहां पर जो अंदरूनी जो मतभेद हैं धर्म को लेकर और भाषा को लेकर, उसके कारण राजनीतिक मतभेद बहुत मजबूत, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि जो हिंदू समुदाय वहां पर है वो अपने आप को थोड़ा मजबूत महसूस कर रहा है। मजबूत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हिंदुओं के खिलाफ वहां पे अक्सर कार्रवाई होती रही है। वहां की जो हिंदू आबादी है वो लगभग 30% से घट करके अब 10% से कम हो गई है। 8-9% मेरे ख्याल से है वहां पे अभी। तो अभी तक वो लोग बहुत दब के रहते थे, भाग आते थे भारत। लेकिन पहली दफा वहां पे आपने देखा है कि चटगांव में भी और ढाका में भी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया और उसके साथ कई बांग्लादेशी, जो मुसलमान बांग्लादेशी, वो भी उनके साथ आए थे। ये वहां की सेना को और वहां के जो कट्टरपंथी है ये उनके गले नहीं उतर पा रहा है। ऐसी हिम्मत कहाँ से आ गई इन लोगों में कि इनको कौन शह दे रहा है? जो मुसलमान बांग्लादेशी हैं वो भी इनके साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो वहां पे जो लोकतांत्रिक जो लोग जो हैं, जो अपने आप को बंगाली और बांग्लादेशी मानते हैं, वो खड़े हो रहे हैं। इसी प्रकार ये वहां पर की जो परेशानी है वो चल रही है और बहुत कठिन समय है बांग्लादेश के। जी, डॉक्टर स्मृति पटनायक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक तो कट्टरपंथियों के निशाने पर थे हिंदू, वहां पर अल्पसंख्यक, ईसाई, बौद्ध, अन्य लोग। खास तरीके से जिस तरीके से चटगांव की घटना सामने आती है, जिस तरीके से सेना का रवैया, बर्बर रवैया सामने आता है, पुलिस सेना जब जिनके ऊपर कहीं अधिभार होता है सुरक्षा का, जब उनका ये रवैया हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक संरक्षण के बाद ही होता है, या ऐसे तत्व हैं जिनको खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है क्या कार्यवाहक सरकार द्वारा?
एक्चुअली चिटागोंग में जो घटना हुई है अभी, उसमें एक्चुअली दो चीज जो सामने आ रही है। एक है प्रोटेस्ट हो रहा था क्योंकि जमात इस्लामी का एक लीडर एक सोशल मीडिया में इस्कॉन के बारे में कुछ लिखे थे, उसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा था। जैसे एम्बेसडर सिन्हा ने बताए, पहले जैसा भी नहीं है, हिंदू लोग अभी यूनाइटेड है, और जितना सारा प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है वो अभी यूनाइटेड प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है, जिसमें सेकुलर लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुस्लिम प्लूरलिस्ट लोग। तो ये पहले बार एक्चुअली आप अगर देखेंगे जो न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है, वहां पे ये मतलब ये सामने आ रहा है कि जी बांग्लादेश का आर्मी जो था वो प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। इसीलिए कार्रवाई शुरू की है क्योंकि उनको लगा कि लॉ एंड ऑर्डर का वायोलेशन है। मैं आपका बात पूरा मानती हूँ कि माइनॉरिटीज है, जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको सुनना चाहिए। और आर्मी का कार्रवाई क्यों हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस का कार्रवाई होना चाहिए। ये भी हो सकता है 5 अगस्त के बाद बहुत सारे जो पुलिस लोग हैं वो लोग अपना ये छोड़ के चले गए, नौकरी छोड़ के चले गए हैं, अभी सबको ये ज्वाइन नहीं किया है। ये भी एक वजह हो सकता है जिसके वजह से आर्मी को ऑर्डर दिया गया है कि वहां पे जाके लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करने के लिए। जी तो यही अभी है। ऑफ कोर्स हिंदू लोगों के ऊपर जो अटैक हो रहा है, एक तो कम्युनल दिक उसका है, सेकंड है उसका प्रॉपर्टी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। जैसे हिंदू प्रॉपर्टीज बहुत सारे लोग वेस्टेड प्रॉपर्टी करके उसको दखल करते हैं। फिर आपका प्रॉपर्टी अगर एक बार वेस्टेड प्रॉपर्टी हो जाए तो आपका खुद का प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको ब्राइब भी करना पड़ता है। और थर्ड एस्पेक्ट उसका है, सब कोई सोचता है कि सारे हिंदू जो है आवामी लीग का सपोर्टर है, जो ऐसा बात नहीं है। जी और चौथा एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे लोगों का 15 साल में ये मानना था कि हिंदू लोगों का, जबकि पॉपुलेशन 7.5 से 8% है, लेकिन उनका जो दखल है आपका जो नौकरी में, ज्यादातर इम्पोर्टेंट नौकरी जो है वो हिंदू लोगों के हाथ में था जब हसीना प्राइम मिनिस्टर थे। तो एक मतलब उस टाइप का एक प्रोपागेंडा था कि हसीना के लिए हिंदू लोगों को अच्छा अच्छा पोजीशन मिला, सब जगह पे डोमिनेट पोजीशन वो लिए हैं, उनका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन में ज्यादा उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन मिला था। ऐसा भी जी एक मतलब बोला जाता है, दिलीप सिन्हा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके से मैडम कह रही हैं कि नौकरियों को, रोजगार को लेकर या फिर अन्य जो सामाजिक कारण हैं, सामाजिक कारणों से इतर क्या इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरीके की साजिश या फिर डेमोग्राफी ही नहीं, पॉलिटिकल एक लोगों का कट्टरपंथ का संरक्षण, चाहे वो सीमा पार से हो, चाहे वो पड़ोसी देशों से हो, या फिर एक ऐसे तत्व को लगातार वहाँ पर संरक्षित किए जाने का प्रयास जो भारत के हितों को भी प्रभावित करे? निश्चित रूप से इसमें बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ स्पष्ट है, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में उसकी जो 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 दखल थी जो दोबारा वापस आ जाए। और पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ के जो कट्टरपंथी जो हैं उनको उनको मजबूत किया जाए, ताकि बांग्लादेश वापस पाकिस्तान के से कम दोस्ती पाकिस्तान के साथ हो जाए। क्योंकि जो संबंध बांग्लादेश के थे पाकिस्तान के साथ शेख हसीना के समय, वो बहुत ही खराब हो चुके थे और बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हो रही थी। अब वो आर्थिक प्रगति कम हो गई है। जो सेना के साथ जो समस्या है इस वक्त ये है कि जो अंतरिम सरकार वहां पे है उसके 3 महीने पूरे हो चुके हैं। जब पहले केयर टेकर गवर्नमेंट की व्यवस्था थी उसमें था कि 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए थे। 3 महीने बीत चुके हैं, चुनाव हो नहीं रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं सुधार करने की, सुधार कर नहीं पा रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, पावर कट हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। जी ऐसी परिस्थिति में सेना भी चाहेगी कि कुछ परेशानियां, कुछ सिविल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जाए, ताकि बहाना मिल सके उन्हें कि दोबारा अभी चुनाव नहीं हो सकते हैं और चुनाव को किसी तरीके से और स्थगित किया जा सके। और चुनाव को लेकर लगातार वहाँ प्रदर्शन भी चल रहे हैं। मैडम स्मृति पटनायक जी, आपसे ये इस बात पर आपका पक्ष जानेंगे कि किस तरीके से कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में कार्यवाहक सरकार नाकाम रही है। जमाते इस्लामी, उसका छात्र संगठन, इन सब पे बेधड़ल्ले से जो प्रतिबंध थे बेधड़क तरीके से हटाए गए, और अब वो सड़कों पर आकर इस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ तो जो मुहिम चली है वो चली है, लेकिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो ये खूनी मुहिम चल रही है,
इसको कहीं रोक पाने में कार्यवाहक सरकार पूरी तरीके से नाकाम दिखती है, और ये प्रतिबंध हटाए जाने के क्या मायने, मजबूरी है? जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप ढाका यूनिवर्सिटी में देखे होंगे, जो आवामी लीग का पार्ट था, मतलब वो लोग आवामी लीग का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छात्र लीग में ज्वाइन किए थे। लेकिन 5 अगस्त के बाद वहां पे भी वो बोले कि हम लोग एक्चुअली छात्र लीग से नहीं है, हम लोग इस्लामी छात्र शिविर से हैं। मतलब उनका प्रकट जो हुआ, उन्होंने बताया कि हम शिविर का है, हम छात्र लीग का कभी नहीं थे। तो इससे एक अंदाजा भी होता है, पिछले 15 साल में जबकि बहुत सारे लोग जो छात्र शिविर के थे स्टूडेंट्स, वो लोग आवामी लीग का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर चुके थे। और सेकंड चीज ये है कि आप जैसे बोले कि माइनॉरिटी के ऊपर जो अटैक हो रही है, एक है सोशल मीडिया में ये जो पोस्ट आ रही है कि जैसे पिछले 15 साल में भी 2-3 घटनाएं ऐसे हुई है जहाँ पे कोई हिंदू लोग का, हिंदू आदमी के नाम पे सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करके उसमें इस टाइप का पोस्ट दिया जा रहा है, जिसके वजह से अटैक हो रहा है माइनॉरिटी का अटैक। मतलब पिछले अब दुर्गा पूजा का 2 साल पहले अब दुर्गा पूजा पंडाल के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो एक इंस्टेंस है। अभी जब अंतरिम सरकार वहां पे है बांग्लादेश में, तो ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्थिति अभी उनके कंट्रोल में उतना नहीं आया है, अभी तक नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया कि पुलिस तो अपना पोस्ट छोड़ के चले गए, तो ये एक मुश्किल है। सेकंड चीज है कि जमात इस्लामी जो सब समय, वो ऐसा नहीं कि जमात इस्लामी पिछले 15 साल में कहीं पे भाग गया था या चला गया था, वो मतलब वो लोग थे लेकिन अंडरग्राउंड थे। तो अभी का जो मौका है, उस मौका के लेके आप जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी में भी देखे होंगे, वहां पे भी जमात इस्लामी का छात्र शिविर का जो लोग थे वो अपना नाम प्रकाश किए, उसके अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट हुआ था। तो सिर्फ ये लोग नहीं, बाकी कट्टरपंथ है, कट्टरपंथी सिर्फ जमात इस्लामी में नहीं है, दूसरे मतलब दूसरे ग्रुप्स भी है। 2016 में आपको याद होगा ब्लॉगर के अगेंस्ट में कैसे मतलब हमला हुआ था, लोगों को मतलब बीहेडिंग शुरू हो गया था। तो वो सारे कट्टरपंथी को अभी स्पेस मिला है इकट्ठे आने के लिए और माइनॉरिटी के अगेंस्ट में अटैक करने के लिए, और वही कारण है कि वहां पर लगातार वो हमले बढ़ रहे हैं। दिलीप सिन्हा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चटगांव में इस्लामी संगठन है हिफाजते इस्लाम, उसने कहा है कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस्कॉन को अगर देखें, केवल एक ही संगठन नहीं, पूरे यूरोप में, दुनिया के अलग अलग देशों में शांति और सौहार्द और भारतीय सनातन संस्कृति के मूल विचारों को प्रवर्तित करने का एक प्रमुख कहीं निश्चित तौर से एक संगठन है। कहीं दिक्कत नहीं है बांग्लादेश के अलावा। बांग्लादेश में अगर इस तरीके की बातें उठती हैं तो फिर दिक्कत वहाँ के इन कट्टरपंथी तत्वों में है। जैसा डॉक्टर पटनायक ने कहा कि कट्टरपंथी पंथ जो ग्रुप है बांग्लादेश में, वो अब सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि कई देशों में होता है। वो सोशल मीडिया के द्वारा वो भ्रम फैलाते हैं कि ये संस्था, फला अमुक संस्था जो है वो गलत कार्य कर रही है, एंटी नेशनल कार्य कर रही है, और इस प्रकार की प्रोपेगेंडा करने से पब्लिक ओपिनियन उनके सपोर्ट में आ जाता है। और ये जो प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया है, ये तो कुछ हद तक हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि शेख हसीना ने भी किया था। उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे, जमात इस्लामी पे, शिविर पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये जो प्रतिबंध लगाने की जो परंपरा है, ये बांग्लादेश में बहुत पुरानी परंपरा है जी। तो इसके कारण इसका लाभ उठा रहे हैं जमात इस्लामी वाले और जो कट्टरपंथी हैं कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था शेख हसीना ने, तो अब वो चाहते हैं कि शेख हसीना चली गई तो वो प्रतिबंध लगा दें, लेकर के उन संगठनों पर जिन पर की वो आरोप लगाते हैं कि वो शेख हसीना के समर्थक रहे हैं। और उन्होंने एक भ्रम फैला दिया है पूरे देश में कि जो हिंदू समाज वहां पे है वो शेख हसीना के साथ है और वो उनका समर्थक रहा है। इसलिए जो भी आक्रमण हो रहे हैं वहां पे अवामी लीग पे, उसमें अधिकांश आक्रमण हिंदुओं पे हो रहे हैं, क्योंकि वो उसे राजनीतिक रूप उन्होंने दे दिया है। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों की और साथ ही साथ क्या है बांग्लादेश का भविष्य और बांग्लादेश में हिंदुओं और खासकर अल्पसंख्यकों का क्या है भविष्य। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप सिन्हा साहब और साथ ही साथ हमारे साथ IDSA रिसर्च फेलो स्मृति पटनायक जी हैं। दिलीप सिन्हा साहब, अब बदली हुई भूवैश्विक परिस्थितियों में किस रूप में देखते हैं? चुनाव के दौरान ट्रंप ने साफ तरीके से कहा कि जिस तरीके से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े नेता ने निंदा नहीं की बल्कि इस पर चिंता जाहिर की। अब बाइडेन प्रशासन ने भी अपनी जुबान को बदला है, अलग तरीके से उनके सुर बदले हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि एक नए भूवैश्विक परिस्थितियों में वहां पर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा संरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी? अनेक लोगों की ये धारणा है कि बांग्लादेश में अगस्त में जो उथल पुथल हुआ था और जो शेख हसीना के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था जी। ये कहां तक सच है तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये निश्चित है कि अमेरिका ने उसके बाद काफी नर्म रवैया अपनाया बांग्लादेश के प्रति, इसके अंतरिम सरकार के प्रति। बल्कि जो उनके जो कार्यवाहक जो भी कहिए, उनको एडवाइजर कहिए, मोहम्मद यूनुस साहब, वो अमेरिका भी गए उस दौरान। तो निश्चित रूप से अमेरिका उनके ऊपर अमेरिका की कृपा दृष्टि थी उनके ऊपर। लेकिन अब जब वहां पे मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने किया या जो हुआ बांग्लादेश में, उससे वहां की जो न केवल अर्थव्यवस्था खराब हो गई है बल्कि वहां की जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत खराब हो गई है और वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब डोनाल्ड ट्रंप की जो विजय हुई है उससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है इन तत्वों को, जो कि आतंकवाद के विरुद्ध और उग्रवाद के विरुद्ध जो तत्व है अमेरिका में, वो उनकी आवाज को बुलंदी मिली है। और उससे हमें भी बहुत सहारा मिलता है कि अमेरिका की सरकार जो अब कठोर रवैया अपनाएगी और जो दोहरे मानदंड थे वो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने बेनकाब होंगे। चलते चलते स्मृति पटनायक जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से बात की, उस समय भी इस बात की अपेक्षा की कि वहाँ हमारे हित और साथ ही साथ हिंदुओं के हित सुरक्षित रखे जाएं। पड़ोसी सर्वप्रथम अगर हमारी नीति है तो राष्ट्र प्रथम भी हमारी नीति है। किस रूप में देखते हैं आने वाले दिनों में वहाँ स्थिति ज़्यादा अनुकूल होगी, खासकर अल्पसंख्यक और मानवाधिकार हितों के लिहाज से? देखिए, अभी इलेक्शन का जो बात हुई है, अमृतजीत ने बोले कि 1 साल के अंदर इलेक्शन होने का वहाँ पे चांसेस है। तब तक एक्चुअली ये जो फोर्सेस है, जो रेडिकल फोर्सेस है, उनके ऊपर एक्चुअली अभी कोई कार्रवाई नहीं लिया गया है। अगर अभी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बैन हुई है वो है अवामी लीग का छात्र संगठन, जो कि मतलब एक आश्चर्यजनक चीज है कि आप एक ही छात्र संगठन को बैन करें। अगले वाले परिस्थिति में ये जो अभी मतलब पहले कंपैरिजन में अभी जितने सारे हिंदू से उन लोग अभी दे हैव यूनाइटेड एंड दे आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेशन वो कर सकते हैं, क्योंकि यूनिटी की वजह से उनको पता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो लोग एक बंगाली गाना को लेके स्लोगन दिए कि ये देश किसी का बाप का नहीं है, हमारा देश है। तो उस टाइप का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है जो पहले मैंने कभी नहीं देखा था, अभी जिस टाइप का प्रोटेस्ट आ रहा है, जिस टाइप का सब कोई इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए मतलब यही है कि उनका जो वॉइस है, 7.5 पॉपुलेशन, बांग्लादेश में इतना पॉपुलेशन है, 7.5 कोई कम पॉपुलेशन नहीं है। तो इसीलिए अगला इलेक्शन में डेफिनेटली इसका कोई मतलब माइनॉरिटी लोगों का डेफिनेटली एक मीनिंग रहेगा, उनका एक पोजीशन रहेगा, तो उनको इग्नोर करना बहुत मुश्किल होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो फ्यूचर में बांग्लादेश में आना चाहेगा वो हिंदू लोगों का इंटरेस्ट कभी इग्नोर नहीं कर सकता है।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी संस्थानों और नेताओं को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मानवाधिकार पर दोहरे मानदंड स्थापित नहीं होने चाहिए, हिंदुओं के हितों की संरक्षा सुनिश्चित की जाए, अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक हितों की संरक्षा की जाए। यही अपेक्षा बांग्लादेश से लोग करते हैं, बांग्लादेश की कार्यवाहक अंतरिम सरकार से करते हैं। और निश्चित तौर से भारत की नीति है कि एक सुखी, समृद्ध, स्थिर बांग्लादेश और स्थिर पड़ोसी ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति पटनायक जी और बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिन्हा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।